ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है। तौकीर रजा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौकीर रजा हो, ये ऐसे कोई भी वो लोग हों जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकारें ये काम कर रही हैं। टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती है, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ छुटभैया गुंडों की भाषा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है, लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा है तो नहीं। कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की गई थी बरेली में। वो तो जो चाहे कह दें भाई, कौन रोकता है? आपके जो मन में जो आता है, सीएम जो मन में आता है वो कह दें, कौन रोकता है? लाठीचार्ज की गई थी। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, और जब या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, या यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तो बरेली में जो मौलाना हैं उनके जो करीबी हैं उनकी बिल्डिंग को थोड़ा शायद तोड़ दिया गया, मुझे जानकारी नहीं है अभी तक। बुलडोजर की बात चल रही थी उस समय, बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बन नहीं गई थी, कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए, कि रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी कर गए। सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग बनने किसने दी? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के डीएम वगैरह होंगे, कलेक्टर जो हैं, वो कहां थे? वो किस बिल में घुसे हुए थे? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? कि बराबर की रैंकिंग का जो एक इंस्टीट्यूट है उसमें क्लाइमेट चेंजिंग, जो ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है उसके बारे में वहाँ पर रिसर्च होता है। उस रिसर्च में जो है लगभग जो है जैसे जो हमारा जो पानी का जो रिजर्वेयर कैसे होना, क्योंकि वहाँ पर जो है पीने के पानी और जो एग्रीकल्चर पानी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्दी के मौसम। जो पहाड़ जो है काफ़ी हाइट होता है उसका, और जो पानी की रिसोर्सेज जो है वहाँ पर नहीं होता है। तो आइस स्तूपा ये जो है एक उन्होंने पेटेंट किया हुआ है, और ये जो स्विट्ज़रलैंड और इटली और जैसे यूरोपियन कंट्री से उनको फंड भी आता है। उससे एक को रिलेटेड एक रिसर्च को इसमें जो है जो फंड आता है, तो ये किसी FCRA से किसी उससे लेना देना नहीं है। FCRA के जहाँ तक जो बात है, जो CEO जो डॉक्टर अंजलि आंगमो जो है वो उस इंस्टीट्यूट का CEO है, तो उनकी जो अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट उनका ये कहना है कि IB के लोग आकर के उनको धमकाया गया ताकि जो है आप जो है इसमें जो है आंदोलन न करें। IB के लोग आकर के उनको धमकाया गया कि आपको जो है अगर आप सोनम वांगचुक अगर आंदोलन करेंगे तो आपका FCRA जो है कैंसिल कर देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें FCRA नहीं चाहिए, हम आपके जो है लाइसेंस जो इसको कैंसिल कर दो। तो जहाँ तक की बात है कि वहाँ पर जो गलत तरीके से जो प्रोपेगेंडा जो फैला रहे थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा चीज़ जो अभी जो पाकिस्तान गया था, ये पाकिस्तान में जो है एक हिंद कूच करके एक हिमालयन बेल्ट में जो अफ़गानिस्तान से लेकर के नेपाल जो उसके बाद भूटान, ये यहाँ की जो है इस बेल्ट के जो हिमालयन बेल्ट के जो 8 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये रिसर्च होता है कि हिमालयन की जो
पहाड़ जो है मेल्टिंग होने से क्या परेशानी, ह्यूमन डिजास्टर क्या आएगा, ये उसकी रिसर्च होता है। उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस था जो पाकिस्तान में, वो टर्न इस बार जो है पाकिस्तान में टर्न था। जैसे हमारे इंडिया में इस बार जो G20 का जो टर्न जो हुआ था, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, अगले बार जो है इंडिया में, भारत में हो सकता है, वो पाकिस्तान में इस बार उनके जो टर्न था। तो उसमें जो है भारत सरकार की MHO ने जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने उनको वीज़ा दिया है बाकायदा। दूसरा जो उसमें जो जितनी आरोप जो लगाया गया है ये बिल्कुल निराधार है। और उसमें जो 4 जो निहत्थे लोग जो मरे थे, उसमें तो एक बिल्कुल कॉलेज में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, उसकी माँ जो है यानी कि पैरालाइज है, उसकी और कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है। उनके फादर जो है 3-4 साल पहले उनके गुजर चुके थे। और एक तो जो है लद्दाख स्क्वाड में करीब 22 साल जो है उन्होंने सेवा दे चुके, आर्मी का हवलदार थे वो, और उन्होंने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी। और उनका बाप भी, उनके पिताजी जो है वो भी लद्दाख स्क्वाड में सूबेदार मेजर के रैंक में सर्विस किया हुआ, अभी रिटायर्ड हैं। तो उस फौजी को जो जिस तरीके से मारा था, जो कोल्ड ब्लड मर्डर जिसको कहा जाता है, उसको मार पीट करके नाले में फेंक करके उसके ऊपर बंदूक की गोली चलाई गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जो और सोनम वांगचुक साहब, उनकी टीम के जो काम है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विजय कुमार साहब उन कार्यों के विषय में हम सबको बताएं। एक साइंटिफिक टेम्पर के व्यक्ति हैं जो बहुत ही हमारे देश के लिए और इवन कुछ समय पहले मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बने हुए थे। उनको हाल ही के दिनों में कुछ खास वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। और उनके अरेस्ट का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो जो है एक आंदोलन कर रहे थे, और उनका असल में जो गिरफ्तारी का कारण सिर्फ ये है कि जो मोदी की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को उजागर करके उन्होंने ये एहसास कराया जनता को, खासकर लद्दाख की जनता को, और ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया और इवन वर्ल्ड वाइड ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम इससे इन्वायरमेंटल और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर उसके बैड इफेक्ट होंगे। इसलिए इसको हम इस मोदी सरकार के जो पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। सोनम वांगचुक जो है, आज से वो इस लेवल के आदमी नहीं है। वो जो है उनके नाम से 37 कम से कम 37 पेटेंट हैं, और 37 पेटेंट जो है हाल ही के दिनों में नहीं हुए होंगे। आप समझ सकते हैं 37 पेटेंट जो है उनको कितना टाइम लगा होगा। अगर हम ये देखें कि अगर वो किसी पॉलिटिकल या किसी कंट्री के एजेंट हैं, तो आप देखते हैं 37 पेटेंट लेने के बाद, इतने सारे अवार्ड लेने के बीच में मोदी सरकार को नहीं पता लगा कि वो किसी कंट्री के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो वो मोदी सरकार कैसे काम करती है आप सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप मीडिया के साथी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप ये देखें, इस देश में बहुत सारी जागरूक जनता है जो वो भी बहुत अच्छे से जानती है कि मोदी सरकार किस तरीके से काम करती है। मोदी सरकार के एजेंडे या उनके प्रोपेगेंडा के साथ अगर कोई काम करता है तो वेल एंड गुड, वो अवॉर्डेड है, और उनके अगेंस्ट में, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई बात करता है तो वो देशद्रोही है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, आप देखिए, और कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो किसी भी कंट्री के लिए काम करते हैं। आप ये देखिए, वहाँ की सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे थे। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि वहाँ की आर्मी को इतना प्रॉब्लम होता था, -14 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ की आर्मी को रहना होता था, वहाँ के पब्लिक को रहना होता था। तो उन्होंने एक सोलर टेंट बनाया। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो -14 डिग्री टेम्परेचर में आदमी कितनी 40 हाँ -40 टेम्परेचर में एक आदमी कैसे सरवाइव करेगा, उसको कितनी सारी फ्रॉस्ट बाइट और कितनी सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिससे वो सफ़र करता है, उसको स्टडी करते हुए उन्होंने सरकार का साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी दम पे किया, तमाम सरकारें जो पहले भी रही होंगी और अभी प्रेजेंट में सरकार है ना, उस वक्त तक उनको सपोर्ट भी किया। उन्होंने इतना बड़ा टेंट बनाया जिससे उनको सोलर एनर्जी मिला, लाइट की फैसिलिटी मिली। और एक जैसे बताया कि वो आइस स्तूपा बनाते हैं। आइस स्तूपा एक इतनी, देखो, पानी और बिजली और एयर, ये दो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। उन्होंने पानी का इतना बड़ा स्रोत बनाया, बहुत बड़े बड़े स्तूप, बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए। और गर्मियों के दिनों में जो पानी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलफिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, 37 जो अचीवमेंट है उनका ऐसे अचीवमेंट नहीं है। और इसके लिए हमारे को और हमारे देश के तमाम यूथ को और जितने जागरूक जनता है उन सबको उनके
रिहाई के लिए आंदोलन में शरीक होना चाहिए। हम सरकार से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन हमें आंदोलन को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए और उनकी रिहाई के लिए, सबसे पहले तो उनकी रिहाई के लिए कोशिश करना चाहिए। और अगर रिहाई नहीं करती है, क्योंकि सरकार मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी रिहाई करेगी, क्योंकि उनसे बहुत डरी हुई है जनता। आप देखते हैं उनके डरने का मुख्य कारण क्या है। जनता का मोदी सरकार का डरने का मुख्य कारण है, इससे पहले देखिए बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका हुआ, श्रीलंका के बाद नेपाल हुआ, और नेपाल होने के बाद, नेपाल इतना नियर कंट्री है हमारा, और उसका इतना, उनके साथ इतने ऐसे वीडियोस हमारे पॉलिटिशियन ने देखे होंगे, तो उनको ऐसा इतना डर का एहसास हुआ। मोदी सरकार और मोदी के जितने मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी को कितना इंप्रूव किया है आप देख सकते हैं। तो हमें लगता है वो डर की वजह से उनको गिरफ्तार किया है, और मुझे लगता है ये हमारे सारे पॉलिटिशियन इतने डरे हुए हैं, और मुझे लगता है इनका ये डरना बहुत अच्छा है हमारे लिए और सारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे जितने भी साइंटिफिक टेम्पर्ड के लोग हैं और जितने भी देश के लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे लोग हैं, ये कभी डरने वाले लोग नहीं हैं, और जेल में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मारे जाएंगे, लेकिन ये परिवर्तनशील दुनिया है। एक क्रांतिकारी मारा जाता है या जेल में जाता है तो 100 क्रांतिकारी पैदा होते हैं। तो हमें मोदी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उनके साथ न्याय करेंगे। हम जनता से उम्मीद करते हैं कि उनके लिए साथ खड़े होना, उनको किसी लेवल पे भी उनके साथ खड़े होना है, और ऐसे लोग जो समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने की हम उम्मीद और अपील करते हैं। थैंक यू। मैं एक टेक्निकल चीज़ें जो है मैं भूल गया था, इसको एज ए सप्लीमेंट अब लेना। ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की बात कश्मीर में लद्दाख में जो है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसका साथ साथ जो है अडानी का 3 अलग अलग कंपनियों के नाम से जो है 3 टेंडर जो है उधर आ रखे हैं। उसके बाद जो है टाटा के जो है टाटा पावर के जो है उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी का 3 टेंडर वहाँ पर, और टाटा को मिलाकर के 6 टेंडर कुल मिलाकर के वहाँ पर आया हुआ। ये है सबसे बड़ी खतरा जो उधर के लिए, जो लद्दाख के लिए। फिर बताता हूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, और लद्दाखी लोगों को अभी पछता रहा है कि हम जो है जब आर्टिकल 370 जब जो थे तो उस ज़मीन को जो है वो प्रोटेक्शन मिलता था, तो शेड्यूल 6 अगर होता तो फिर उसको उस ज़मीन की जो है बचाव, जैसे आप समझिए कि जो हमारा MCD दिल्ली में जैसे काम करते हैं, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के हाथ में जो सेल्फ गवर्नेंस होता है, ये उत्तर पूर्वी भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में आर्टिकल जो शेड्यूल 6 आर्टिकल 244 के तहत शेड्यूल 6 जो क्लोज 6 होता है उसी को बोलते हैं शेड्यूल 6। और सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। सोनम वांगचुक लद्दाख में पैदा हुआ है, और इसकी पढ़ाई लिखाई जो है वहाँ एक मठ जो बौद्ध मत में शुरुआत हुआ था, उसमें एकेडमिक उतनी वहाँ पर हासिल नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ये कारगिल चले गए थे। कारगिल के बाद ये श्रीनगर में उनकी जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई हुआ, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। उस समय पर जो है जो आज के दिन पर जो NIT जिसको कहते हैं, वो उस समय पर REC कहता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद ये दिल्ली आए, उसके बाद IIT बॉम्बे चले गए, उसके बाद काफ़ी इनोवेशन उसकी जो है मन में जो आए थे 1990 में हमने खुद उनको देखे थे, लद्दाख में ही देखे थे। तो ये है मेरा सप्लीमेंट, और आज के दिन का जो आप जेल में है ये आपके सामने है।